नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। बंगाल में चुनाव 6 महीने के आसपास दूर है, लेकिन वहां का सियासी पारा जबरदस्त उबाल पर पहुंच चुका है। ऐसे उबाल पर जिससे पिछले कुछ दशकों में तो शायद नहीं देखा गया, क्योंकि इस बार बंगाल में ममता का मुकाबला करने के लिए खड़ी है बीजेपी। एक तरफ खांटी बंगाली नेता है तो दूसरी तरफ सिस्टमैटिक तैयारी के साथ चुनाव लड़ने वाली पार्टी है। लेकिन इस चुनावी टक्कर में जो एक बात बहुत प्रमुखता से उभरी है वो है हिंसा। हालांकि बंगाल में किसी भी स्तर पर होने वाले चुनाव का इतिहास रक्त रंजित ही रहा है, लेकिन इस बार हिंसा के लपेटे में नीचे से लेकर ऊपर तक सब आ रहे हैं। ताजा उदाहरण है बीजेपी अध्यक्ष नड्डा साहब के काफिले पर हुए पथराव का। इसकी सबसे ताजा मिसाल कहें इसे, इस घटना के बाद से ही बीजेपी आग बबूला है, तो ममता इसे नाटक बता रही है। जो भी हो, बंगाल की राजनीति में चुनाव आते आते ये संग्राम और तेज होता ही लग रहा है। तो आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे खास चर्चा, और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान। बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल शिरकत कर रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक सोमनाथ सिंह राय हैं हमारे साथ, लेखक और सामाजिक राजनीतिक विचारक सवर्णा राय भी कार्यक्रम में शामिल हैं, और साथ ही जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी और राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत सोमनाथ जी मैं आपसे करता हूं। आप बंगाल की राजनीति को करीब से देखते भी हैं, पकड़ भी रखते हैं उसके ऊपर, तो ये बताइए, और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, कि कोई ना कोई एक व्यक्ति तो झूठ बोल रहा है। बीजेपी कह रही है कि ये टीएमसी का काम है, ममता बनर्जी कह रही है कि ये बीजेपी का ड्रामा है। कौन झूठ बोल रहा है आपके हिसाब से? नहीं, आपको भी मालूम है झूठ कौन बोलता है? नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। आप बताइए कैसे बोल रहा है। सबको मैं बता रहा हूँ, सबको पता है। अब कुछ साल पहले का अमित शाह जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, वहां पर इसको पूछा था, 15 लाख का बात किया था मोदी जी ने इलेक्शन आने से पहले, उसका क्या हुआ? तब क्या बोला था? ये इलेक्शन का जुमला है। जब भी इलेक्शन आते हैं कुछ ना कुछ जुमला लेकर बीजेपी आते हैं। अभी उन लोगों का टारगेट है बंगाल, अभी तो कुछ जुमला करेंगे, कुछ तो नाटक करेंगे यहाँ पर। ये नाटक, लेकिन उन लोगों को पता नहीं है ये नाटक बांग्ला में नहीं चलेंगे, ये बंगाल में नहीं चलेंगे। झूठ कौन बोल रहा है? जुमला जो सब ये इंडियन पॉलिटिक्स में लेकर आया जो लोग, उसका नाम है बीजेपी पार्टी। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अमित शाह जी ने खुद बताया था। आप ही नहीं, मेरे को नहीं सोमनाथ जी, ये बात मेरे को समझ में नहीं आई। आपने एक जुमले का उदाहरण दिया कि इतने पैसे देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, और एक कल की घटना है, पत्थर नहीं, तो इसे कैसे अंदाजा लगाया जाएगा कि इससे झूठ बोल रहा है कोई? नहीं, मैं बता रहा हूँ। कुछ टाइम पहले कैलाश विजयवर्गीय जी एक टीवी इंटरव्यू टीवी में था, उन्होंने दिखा रहा था बंगाल गवर्नमेंट को, उन्होंने एक चिट्ठी भेजा है जहां पर लिखा था कि ऐसे ऐसे हमला होगा जेपी नड्डा साहब का ऊपर। आपको मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, Z+ कैटेगरी मिलने वाले एक लीडर का सामने पीछे 50 बाइक जाता है क्या? प्राइम मिनिस्टर को जैसे सिक्योरिटी मिलता है, उसका सामने 50 बाइक फ्लैग लगा के पीछे में 50 बाइक जा सकते हैं? जेपी नड्डा साहब का सामने ऐसा है। कलकत्ता से डायमंड हार्बर का डिस्टेंस है 51 किलोमीटर, सिर्फ 200 मीटर का अंदर ये सब। लेकिन यहाँ पर बंगाल की पुलिस भी तो थी साहब, आप उसका क्यों नहीं वो कर रहे हैं? बंगाल की पुलिस तिरोक लेती उनको अगर ऐसा था तो। मैं बता रहा हूँ बांग्ला पुलिस अभी भी विश्वास करते हैं यहाँ पर पॉलिटिक्स में खून खराबा पत्थरबाजी नहीं करेंगे। उसका ये विश्वास का फायदा लिया बीजेपी पार्टी और बीजेपी वर्कर लोगों ने। उन लोगों को मालूम था कि बंगाल का जो पुलिस है वो पुलिस को ये मालूम नहीं पड़ेंगे, कोई मिছিল का अंदर रहो, पत्थर मारो अपना पार्टी का लीडर का ऊपर, वो पूरा नेशनल न्यूज होगा, उसको लेकर बंगाल में इलेक्शन लड़ सकता है। ये उन लोगों को पता नहीं था। अगर पता पहले से चलते तो बंगाल मतलब बहुत ही भोली भाली है बंगाल की पुलिस। ठीक है सर, ओके। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, सोमनाथ सिंह राय कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी का खुद का किया। ममता बनर्जी भी यही कह रही है और अब ये भी यही कह रहे हैं। पार्टी के ऊपर विश्वास करना क्या झूठ है? कौन क्या कह रहा है इसको एक तरफ रख दीजिए विपिन जी। महत्वपूर्ण है कि सामने क्या दिख रहा है, फैक्ट क्या है। बीजेपी झूठ बोल रही है या ममता बनर्जी झूठ बोल रही है, इसको एक तरफ रख दीजिए। फैक्ट क्या हो रहा है कि वहां पे झंडे लेके पुलिस के सामने पत्थरबाजी हमारे अध्यक्ष जी के काफिले पे हुई है, और वह उसमें कई लोग हमारे घायल हुए हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हुए हैं। अगर इस देश में यह उसके बाद यह चर्चा करेंगे
कि पार्टी के 17 प्रदेशों में सत्ता में जो है और केंद्र में जिसकी सरकार है और बहुत मजबूती से जीतती आ रही है डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में, वह अपने ऊपर इस तरह के हमले करवाते हैं तो यह हास्यास्पद नहीं है तो क्या है। और आपने जैसे इनसे पूछा, इसका कोई जवाब नहीं है कि वहां पे इनकी पुलिस खड़ी थी। अगर हमारे लोग पत्थर फेंक रहे थे तो वहीं तो उनके बगल में ये लोग खड़े थे, तो उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया, वहीं कर लेते। टीएमसी के झंडे लेके हमारे लोगों ने हमारे अध्यक्ष के ऊपर पत्थर मार दिए। ये कैसी हास्यास्पद करते हैं, मतलब बचकाना भी होती है और मतलब बचकानी हरकत भी होती है, उसमें भी बिल्कुल ही मतलब अजीब सी हरकत कर रहे हैं। और एक बात नहीं है, आप 130 लोग हमारे कार्यकर्ता पिछले 6-8 महीने में मारे गए हैं, उनके मर्डर हुए हैं, जघन्य अपराध हुआ है, जिसके ऊपर पोस्टमार्टम भी कईयों के नहीं हुए ढंग से, जिसके ऊपर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट और उनको जाके इनके पोस्टमार्टम करवाने पड़े। उसके बाद पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। अभी 2 दिन पहले सिलीगुड़ी में हमारे कार्यकर्ता का मर्डर हो गया। मतलब इस तरह की चर्चा करना, और उसके बाद चीफ मिनिस्टर का बयान देखिए, क्या भाषा का प्रयोग कर रही है। बाहरी कौन है, आउटसाइडर आ गए क्या, नड्डा जी आउटसाइडर है। और ये भी हमने कह दिया क्या, उनके दिमाग में घुस गए क्या ममता जी के जो शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, ये भी बीजेपी ने उन्हें लिख के दे दिया क्या वो भाषण को, कि बीजेपी के अध्यक्ष के लिए क्या शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। और आउटसाइडर और इनसाइडर, ये सारी बातें, मतलब कुछ तो शर्म होनी चाहिए। शर्म भी बिल्कुल नहीं, निर्लज्जता का हक कर रहे हैं ममता बनर्जी और इनके ये गुंडे। क्या समझते हैं प्रजातंत्र में अपने आप को, ये जी प्रजातंत्र का मतलब इस तरह की गुंडागर्दी। ठीक है गोपाल जी, सबर न रहा है, क्योंकि सबरना है हमारे साथ और बंगाल को ये भी बहुत करीब से जानते हैं। जैसा हमने शुरू में भी कहा कि बंगाल में चुनाव रक्तरंजित होते रहे, लेकिन इस बार जो चीजें देखने को मिल रही है, अब एक किसी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के काफिले पर पत्थर चल रहे हैं, उसके बाद बयानबाजी भी तंज के रूप में सामने आ रही है। आप इसे कैसे देखेंगे? सच झूठ की तो बात अलग है, ठीक है, गोपाल जी भी कह रहे हैं कि सच झूठ में मत आइए, लेकिन फैक्ट तो सामने दिख रहा है, ये बात तो सही है। देखिए, अब बीजेपी बोलेगी कि ये टीएमसी का किया कराया है और टीएमसी बोलेगी कि ये बीजेपी का नाटक है। तो जब तक कोई एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाता है, तब ये कोई नहीं कह सकता कि किसने ये करवाया है। ये बीजेपी ने खुद अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं, एक मिनट गोपाल जी बोलने दीजिए, एक मिनट बोलने दीजिए, करवाया है। एक सेकंड दे पर इशू ये जरूर है कि हमारे सामने अगर ममता जी के साथ किसी और प्रदेश में इस तरह की घटना होती है तो ये क्या ऐसा बोलेंगे कि इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है, आपका पॉइंट ठीक है, सबरना बोल रहे हैं, उसके बाद लेते हैं जी सबर। स्पेशली आफ्टर 2019 जनरल इलेक्शन, जहां की बीजेपी को 22.25% का वोट में, मतलब वोट परसेंटेज में इंक्रीज हुआ, बढ़त हुआ, और टीएमसी को बहुत ही मामूली परसेंटेज बढ़त हुआ विथ रिस्पेक्ट टू दी 2016 इलेक्शन 3.48। तब से हम देख रहे हैं कि एक लॉ एंड ऑर्डर का नैरेटिव बनाने में बीजेपी लगी हुई है। अब इसका, मेरे इस बयान से आप ये मत सोचिए कि मैं बोल रहा हूं कि कल की घटना में बीजेपी ने ये खुद करवाया है, लेकिन ये एक लंबे नैरेटिव का अंश है। तो मेरे हिसाब से मेरे को ये लॉजिक समझ में नहीं आया कि अगर बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ गया, एक मिनट सबरना साहब, अगर बीजेपी को वहां पर सफलता मिलती है तो वो ये नैरेटिव क्यों बुनेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की देखिए, अगर आप जनरल बात करें तो आज हम कलकत्ता में रहते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन में हमको तो कलकत्ता में कोई, आई एम अ सिटीजन ऑफ कलकत्ता, हमको तो लॉ एंड ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम दिखता नहीं है। या आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट्स में भी जो आरएसएस की शाखाओं ने 2004 से काम चालू किया है, वो ना तो सीपीएम को पता था क्योंकि वो कलकत्ता सेंट्रिक पार्टी थी, ना तृणमूल वालों को इतना पता था, जब तक कि ये 2019 का इलेक्शन हुआ नहीं, तब तक ये पता ही नहीं लगा कि कितना घुस चुकी है बीजेपी। और बीजेपी के जो सोशियो पॉलिटिकल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो
रंध्र रंध्र में घुस गई है बंगाल के। तो इसका मतलब है कि पार्टियां सो रही थी, आप कह रहे हैं। अगर मैं इसको मैं आपको अगर इस बात से भी ले लूं कि आप कह रहे हैं कि अंदर घुस गए हैं, तो वो घुस के क्या लोगों की हत्या कर रहे थे, वो घुस के क्या लोगों को मार रहे थे, वो घुस के लोगों का सामान छीन रहे थे, आप कह रहे हैं पता नहीं चला। सोचिए कि आज बीजेपी का जो कल्चर है पॉलिटिक्स करने का बड़ा डिफरेंट है टीएमसी के तरफ से। टीएमसी इज नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड पार्टी, whereas बीजेपी इज अ वेरी डिसिप्लिन्ड एंड एन ऑर्गेनाइज्ड पार्टी। वो लोग काम शुरू करते हैं बहुत पहले से और बहुत ग्रासरूट लेवल से काम। तो उसमें क्या गलत है? उसमें क्या गलत है? कोई गलत नहीं है। मैं तो ये नहीं बोल रहा हूं कोई गलत है। उसकी सजा देना चाहते हो आप एकेडमिक हमारे इंस्टीट्यूशंस कार्यकर्ताओं को? खोला, इन्होंने अपनी डिस्पेंसरीज खोली, स्कूल्स खोले, सब तरह के सोशल इंस्टीट्यूशंस को खोला और अपने आइडियोलॉजी को ये लोग एक फैलाते गए। तो ये टीएमसी के रूल से चालू नहीं हुआ है, ये लेफ्ट फ्रंट के रूल से ही चालू हुआ है। और मेरे अंदाज से ये 2004 से चालू हुआ है। और लेफ्ट फ्रंट भी सोती रही, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि ये कलकत्ता सेंट्रिक पार्टी थी और टीएमसी भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, आपने बहुत कुछ विश्लेषण किया, मैं आगे बढ़ता हूं। अब हर्षवर्धन, अब यहां पर जो हिंसा हम देख रहे हैं, आरोप एक दूसरे पे लग रहे हैं, और पहले भी हमने देखा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, कई कार्यकर्ताओं की एक के बाद एक हत्या हुई है। उससे तो यही समझ में आता है कि एक बौखलाहट दिख रही है टीएमसी के अंदर। आप चाहे उसे 2019 के चुनावी नतीजे कह लें या जो भी कह लें, लेकिन एक बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। और उसका जवाब क्या सिर्फ हिंसा हो सकता है? विपिन जी, पहली बात तो ये कि अगर राजनीति में हिंसा पर इस तरह से मैं भी सुन रहा था, मुझे जो अभी साथी जो पैनलिस्ट हैं, तो राजनीति में हिंसा पर इतने आसान तरीके से बात अगर करेंगे तो फिर राजनीतिक विश्लेषण की थोड़ा सा गुंजाइश, फिर जिसको हम कहते हैं ना कि विश्लेषण कर रहे हैं, तो वो शायद फिर छूट जाता है। अभी मैं सुन रहा था तो बीजेपी का वोट शेयर बढ़ गया, उसके बाद से लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो गई। कोई कह रहा है कि अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा कर दिया। मुझे लगता है कि कल का जो दृश्य था, वो वीडियो किसी ने भी या तो ठीक से देखा नहीं है, या देखते वक्त ये ध्यान में आया कि चूंकि अमित शाह हैं, बहुत ताकतवर नेता हैं, उन्होंने सब योजना बना के भेजा है, तो वो सब एक तरह से कहें कि प्रोपागेंडा में हो रहा था। कोलकाता से डायमंड हार्बर जो भी 50-60 किलोमीटर की दूरी है, सड़क के दोनों तरफ, और एक जगह नहीं 6 से 7 जगह इस तरह के हमले हुए। पुलिस असहाय स्थिति में रही, क्योंकि उतना डिप्लॉयमेंट किया नहीं गया। तृणमूल कांग्रेस के झंडे थे, सबके वीडियो हैं, और राष्ट्रीय मीडिया में कल से लेकर आज तक इसकी चर्चा होनी चाहिए थी कि क्या किसी राज्य में राजनीतिक कार्यकर्ता सत्ता के संरक्षण में इतना नंगा नाच कर सकता है, इतनी बड़ी बेशर्मी हो सकती है। और वो राजनीतिक हिंसा पिछले 3.5 दशक में, यानी 11 के पहले के 3.5 दशक में जिस वामपंथी हिंसा संस्कृति का शिकार रहा, जिस पर भारत के बुद्धिजीवी पत्रकार अपना मुंह सिल लेते हैं, शर्मनाक है ये। सिर्फ इसलिए कि वहां वामपंथी सरकार थी, और अब इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। ये कौन सा नैरेटिव हम लोग खड़ा कर रहे हैं? और शर्मनाक है कि अगर बंगाल में 2019 में 40% मत के साथ 18 लोकसभा सीट भाजपा जीत जाती है, तो यह दिक्कत है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस वजह से खड़ी की जा रही। मुझे लगता है कि कल का दिन भारतीय लोकतंत्र में एक आत्ममंथन का दिन है, भारतीय मीडिया के लिए भी, और जो भी लोग कहते हैं कि राजनीति में शुचिता होनी चाहिए, राजनीतिक हिंसा की जो ये कुसंस्कृति है जो पूरी तरह से वामपंथियों की दी हुई है, इस देश में और कहीं राजनीतिक हिंसा नहीं होती। गुंडागर्दी, अपराध, बड़े बड़े अपराधी बाहुबलियों का राजनीति में आना, ये सब होता है। लेकिन सिंडिकेट बन जाए, पार्टी कार्यालय से चलने लगा पूरा का पूरा शासन, आपको छोटा सा ठेका पट्टा से लेके कोई बड़ा काम करना है, टीएमसी के सांसद से सिंडिकेट वाले पैसा लेने पहुंच जाते हैं। और ये आधी बात बताई जाती है जब कहा जाता है कि 125 से ज्यादा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के मारे गए। जाने कितने टीएमसी के, कांग्रेस के और दूसरे कार्यकर्ता भी मरे। हम इस वामपंथी हिंसा की संस्कृति, जिसको वामपंथी हिंसा की संस्कृति को ममता बनर्जी ने और डिग्री आगे बढ़ा दिया, उस पर चर्चा करना चाहिए। ये सरकारें तो आती जाती रहेंगी, और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया ममता बनर्जी ने, उनके नेता मदन मित्रा हैं,
वो कह रहे हैं कि अब दोबारा भवानीपुर आएंगे नहीं ये लोग, इस तरह का हमने सबक सिखा दिया। उसके बाद भी ये टीवी पर कैसे कोई कह सकता है कि ये सिर्फ प्रोपागेंडा है, ड्रामा रचा गया है। जी ठीक है, बढ़िया। यहाँ पर सोमनाथ जी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बार आशुतोष, नहीं रुकिए, आशुतोष जी के पास जाऊंगा। आशुतोष जी, बहुत वैलिड प्रश्न है ये कि आखिर क्यों बंगाल में राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, ऐसे लोगों की धरती, इतनी महान धरती, और वहां का चुनाव देखिए रक्षरंजित। मुझे लगता है कि एक तरफा डिबेट हो रही है, एकांगी डिबेट हो रही है। आप राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ ठाकुर की बात करते हैं तो मैं तो वेदों की बात करता हूं, शंकराचार्य की बात करता हूं। ये सारी भारत भूमि है। हिंसा बंगाल में जरूर हुई है, लेकिन क्या अकेले बंगाल में हिंसा हुई है? अभी कल मनीष सिसोदिया के घर पे जो घुस के बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जो तोड़फोड़ की है, वो पुलिस की मौजूदगी में की है। पुलिस वहां साथ खड़ी हुई थी, पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। अभी जेपी नड्डा के उस पर हमला हो गया है तो बड़ा हंगामा हो रहा है। निश्चित रूप से इसकी निंदा होनी चाहिए और जम के निंदा होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको याद बता दूं कि बनासकांठा में 4 अगस्त 2017 राहुल गांधी, एसपीजी प्रोटेक्टी, उनके ऊपर हमला हुआ, बड़े बड़े पत्थरों से हमला हुआ। उसकी तस्वीरें भी आप सब लोगों के पास है, आप गूगल करिए, भी आपको मिल जाएगा। 2014 के जो पार्लियामेंट के चुनाव हो रहे थे, अरविंद केजरीवाल गुजरात गए हुए थे, वहां उनके ऊपर एक बार नहीं कई बार हमला हुआ। न केवल उनके ऊपर हमला हुआ, बल्कि उनके साथी जो दूसरे लोग थे उनके ऊपर जम के हमला हुआ। तो ये कह देना कि सिर्फ बंगाल के अंदर हिंसा हो रही है, अगर बंगाल में हिंसा हो रही है तो मनीष सिसोदिया के घर पे हिंसा वो किसने की, किसके तहत हो रही थी? दिल्ली तो सीधे अमित शाह के नीचे काम करती है। कोई आदमी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई नहीं? कार्रवाई हुई। आशुतोष जी, हम जिस बंगाल की हिंसा की बात कर रहे हैं, एक मिनट आशुतोष जी, नहीं एकांगी नहीं, लेकिन मैं आपसे यही पूछूंगा कि क्या ये तुलनाएं का मौका मिला मुझे बोलना। नहीं, मैं तो आप ही को बोलना है सर। मैं कह रहा हूं कि ये दोनों जो तुलनाएं आप कर रहे हैं क्या सही हैं? नहीं, मैं बिल्कुल, मैं तो राजनीति में किसी भी तरीके की हिंसा के खिलाफ हूं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो नैरेटिव पूरे देश के अंदर बिल्ड किया जा रहा है कि बंगाल एकमात्र सबसे कंडेम, सबसे रक्तरंजित, सबसे खराब है और सिर्फ टीएमसी और ममता बनर्जी ही इसके लिए जिम्मेदार है, वामपंथी ही इसके लिए जिम्मेदार है, उन लोगों को भी जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि क्या मनीष सिसोदिया याद नहीं आते, जिनके घर के अंदर घुस के, घर के एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर के घर के अंदर घुस के, जहां पुलिस की सिक्योरिटी है, उस पर क्यों नहीं बोलते? उस पर बोलते समय मुंह में बर्फ क्यों जम जाती है, दही क्यों जम जाती? मेरा सवाल इस बात को लेकर कि दिलीप घोष का पूरा बयान अगर आप पिछले 1 साल का देख लीजिए तो जिस गंदी भाषा में वो आदमी बात करता है, जो कहता है कि हम तो चमड़ियां उधेड़ लेंगे, ये अधिकारी समझ लें इस बात को, और जो हमारी जो सरकारें थी वहां पे जो सीए प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको कुत्तों की तरह गोली मारी गई थी। ये दिलीप घोष कौन है? या आरएसएस की शाखा से निकले हुए हैं? क्या शाखा में यही उनको ट्रेनिंग दी जाती? इसी तरीके से भाषा का इस्तेमाल करिए। हम तो मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस देश के अंदर जो है वो एक वैकल्पिक संस्कृति की बात करती है, जो भारत के गौरव की बात करती है, और वहां एक आदमी इस भाषा में बात करता है और ऐसे आदमी को वहां के पार्टी का अध्यक्ष बना। तो ये एकांगी बहस नहीं होनी चाहिए। अगर गुजरात के अंदर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हिंसा की है, इसकी निंदा होनी चाहिए, और अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन फिर आप दिलीप घोष जो प्रोवोकेटिव भाषा दे रहे हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? ये जो गुजरात के अंदर राहुल गांधी पर हमला हुआ, वहां कार्रवाई क्यों, उस पर बहस क्यों नहीं होनी चाहिए? मनीष सिसोदिया पे जब हमला हुआ, उनके घर के अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर घर पे हमला हुआ, अमित शाह की सीधे दिल्ली की पुलिस को कंट्रोल करते हैं, उनके वो क्यों नहीं रिपोर्ट मांगते? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल महोदय खड़े होकर पॉलिटिक्स तो करते हैं, लेकिन दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से रिपोर्ट क्यों नहीं मांगी जाती कि भाई आपके रहते हुए पुलिस कमिश्नर साहब जरा बताइए ये डिप्टी सीएम के घर में कैसे घुस गए? तो मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं एकांगी बहस नहीं होनी चाहिए। नहीं एकांगी बहस नहीं, ना नैरेटिव सेट हो रहा है, ना एकांगी बहस हो रही है। जो आपने इंसिडेंट्स बताए उन पर भी बातें हुई, बहस भी हुई। फिर भी मैं गोपाल कृष्ण जी के पास जाता हूं। आप कह रहे हैं कि एकांगी बहस हो रही है। गोपाल जी ये कह रहे हैं कि एक तरफा हम सिर्फ बंगाल को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन बात जब मनीष सिसोदिया की आती है, बात जब राहुल गांधी की आती है, तो वहां पे कोई जवाब नहीं देता, वहां पर लोगों के मुंह में बर्फ जम जाती है। देखिए विपिन जी, एक चीज, ये भाषण इन्होंने बड़ा अच्छा आशुतोष जी ने देने की कोशिश की है। जब राहुल गांधी पे हमला हुआ तो उस वक्त उसकी चर्चा हुई थी। जब जिस पे जहां हमला होगा, जब उत्तर प्रदेश में कोई घटना होती है तो उस पे चर्चा होती है, 10-10 दिन तक होती है। तो आज हम पश्चिम बंगाल में चर्चा कर रहे हैं तो फिर आप दूसरी बातें कर रहे हैं।
पश्चिम बंगाल में जो कल हिंसा हुई और जो इतने दिनों से हिंसा हो रही है और उसकी विक्टिम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और वह पार्टी और कौन कर रहा है वहां पे सत्ता में, ये चीजों को आज उसी को तो उजागर करेंगे। जिस दिन आप कल दिल्ली की करोगे तो हम दिल्ली की बातें करेंगे। तो इस तरह की ये जो नैरेटिव को सेट कौन कर रहा है, आशुतोष जी को जवाब देना चाहिए कि जब बंगाल की बात आपने विषय बंगाल का रखा, बंगाल में जो हमारे अध्यक्ष के ऊपर हमले की बात चल रही है, तब फिर कह देना कि अरे तो 1947 में चले जाओ, 1947 में क्या हुआ था। तो क्या ये बात है क्या? दूसरी बात, एक चीज हमें और समझनी पड़ेगी, देश में लॉ एंड ऑर्डर, फेडरल स्ट्रक्चर की हम इतनी बात करते हैं, प्रजातंत्र की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी है? स्टेट की है ना। तो अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? ममता बनर्जी के स्टेट में यह जो हिंसा हो रही है उसकी अकाउंटेबिलिटी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे डाल दोगे आप, वो भी एलिगेशन के बेस पे। क्या प्रूफ है कि भारतीय जनता पार्टी के? तो यह ममता बनर्जी के गुंडे ये एलिगेशन लगा रहे हैं और हमारे सामने वीडियो है, हमारे जनरल सेक्रेटरी और अध्यक्ष जी के कारों पे हमले हुए, मारे जा रहे हैं, उनकी चर्चा नहीं करोगे। तो ये क्या तरीका है? यह नरेशन कौन सेट करता है इस देश में, वह पूरी तरह से स्पष्ट हो रहा है। चाहे आप अभी मैं किसानों के एजिटेशन में दे दूं, वहां पे प्रशांत भूषण इनके साथी किस तरह की बातें करते हैं। वो कहते हैं कि शर्जील इमाम और उसकी बातें करते हैं, तो उनके सपोर्ट में आंदोलन को ले जाते हैं। तो कौन नरेशन चेंज करता है, कौन बढ़ाता है, ये आशुतोष जी जवाब दे। इनके साथी प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव क्या करते हैं? तो देश में यह चीजें तो इनको समझनी चाहिए। जो लॉ एंड, पहली बात सबसे महत्वपूर्ण इसमें बात है कि आज पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है तो उनको भी पकड़ के जेल में डाल दो। ये नहीं कह सकते कि इनकी प्रोग्राम है। इस तरह की बातें करना अपने आप में बहुत या तो घटिया है या बहुत ही ठीक है सर। आशुतोष, एक छोटा सा रिएक्शन। तो एक और बात जी, एक और बात जी, कि ममता बनर्जी के शब्दों को आप गोष्ठी के शब्दों के साथ मिलाओगे। ममता बनर्जी पोस्ट पे बैठी हुई है, वो चीफ मिनिस्टर है, उसने जितने घटिया शब्द हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए इस्तेमाल किए, तो क्या दिल्ली के अंदर अमित शाह जो सीधे गृह मंत्रालय देखते हो, दिल्ली की जगह लॉ एंड ऑर्डर सीधे गृह मंत्रालय का अधीन आता है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर से सवाल जवाब पूछकर कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए? क्या उस पर बहस नहीं होनी चाहिए? लेकिन गोपाल जी ने एक शब्द उस पर नहीं बोला। यह हैरानी की बात है, तकलीफ की बात है। जब राहुल गांधी पे हमला हुआ तो हमें बुलाया तो हमने उस पर बोला। और आज आपने कैलाश विजयवर्गीय जी का स्टेटमेंट सुन लो, उन्होंने कहा है कि दिलीप घोष जी ने जो शब्द किए हम उसको जस्टिफाई नहीं करते, गुस्से में किए हैं, लेकिन हम उनसे बात करेंगे। और ये ममता बनर्जी का शब्द बताओ कहां है? उनके सारे यहाँ पे प्रवक्ता भी यहाँ पे ये कह रहे हैं। हमारे जनरल सेक्रेटरी ने जिसके ऊपर हमला हुआ, जिसको चोट लगी है, उसने कहा है। प्रजातंत्र में क्या आप नरेशन को कंट्रोल करके एक को विक्टिम बना दोगे? अरे आज मैं पूछना चाहता हूं इनसे, आशुतोष जी से, कि ममता बनर्जी के साथ, जी बिल्कुल है, आ रहा हूं आपके पास। बनर्जी के साथ अगर उत्तर प्रदेश में ये होता, ठीक है, सारे ठीक है सर, हमला और ये करके चलिए कर रहे होते बीजेपी को। सोमनाथ सिंह, ठीक है, सोमनाथ सिंह हो गया गोपाल जी, सही है, वैलिड जी। आ रहा हूं आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन एक बार 30 सेकंड दीजिएगा जी। आता हूं, सोमनाथ सिंह आए, बोलिए, काफी देर से बोलना चाह रहे हैं। मैं आ रहा हूं हर्षवर्धन जी आपके पास, डिबेट तो खुल गई है। नहीं, मैं 2-3 पॉइंट मैं रखना चाहता हूं। पहली बात, प्रवक्ता है गोपाल कृष्ण जी, अभी तो 130 से 127 कीजिए कम से कम। वो बंधु प्रकाश पाल, उसका बीवी और उसको बच्चों को भी आप लोग ये मर्डर में लेकर आया था ना, तृणमूल कांग्रेस वाले ने मर्डर किया था। महत्वपूर्ण है, यही प्रॉब्लम है। मैंने सुना है CNBC आवाज में डिबेट करना, दूसरा चैनल में डिबेट करना फर्क होते हैं। यहाँ पर झगड़ा नहीं, सुनाई देते हैं, बोलने का मौका भी मिलता है सबको। आप आपका टाइम में बोलिए ना बॉस। मैं बोल रहा हूँ 127 बोलिए, इसका बाद और कम हो जाएगा। आप देखना कितना कम हो जाएगा। सब अपने अपने, ये दिलीप घोष का आदमी राहुल सिन्हा का आदमी को मारा है, राहुल सिन्हा का आदमी मुकुल रॉय का आदमी को मारा है। ऐसे करते करते देखना कहां पर आते हैं आपका ये मर्डर करने का शंका। और मिस्टर हर्षवर्धन जी ने बोल रहा था 6 जगह नहीं, एक ही जगह हुआ 51 किलोमीटर में। ये नड्डा साहब का जब मिছিল वापस आ रहा था ना, तब शरीशा में वो लोग खाना खाया, वहां पर हमारा 10 कार्यकर्ता को उन लोगों ने मारा।
3 अभी बहुत सीरियस इंजरी लेकर हॉस्पिटल में भर्ती है। एक भी नेशनल चैनल में नहीं दिखाया, आपने भी उसको लिए बात नहीं किया। जब वो लोग वापस आ रहा था डायमंड हार्बर से कलकत्ता के लिए, तब वहां पर बैठा था वो लोग साइड में, कुछ भी नहीं किया। सरिशा में उन लोगों को मारा, पीटा, इंजर्ड हुआ। 3 सीरियसली इंजर्ड होकर अभी भी हॉस्पिटल में है। और ये आप बोल रहा था विपिन जी, आप बोल रहे थे यहाँ पर दंगा होगा, हम लोग को तो ये पहले से ही डर था। जब बीजेपी ने बोला था टारगेट बंगाल, तब हम लोग को मालूम था कुछ ना कुछ ये लोग करेंगे। दंगा लगाने का कोशिश किया, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम भाई भाई जैसे रहते हैं। ममता बनर्जी का लीडरशिप में यहाँ पर सेकुलरिज्म नाम करके जो चीज है, ये सबसे अच्छा ही यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसलिए ये लोग यहाँ पर दंगा नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर ये लोग डेवलपमेंट के लिए कुछ बात नहीं कर में, गांव गांव जाओ, बिजली है, रास्ते है, सबका सब सुखी है। जब कोरोना में पूरा नरेंद्र मोदी जी फेल किया, तो एक बात बताइए सिंघराय साहब कि 2019 के चुनाव में फिर 40% का वोट परसेंट ऐसे ही ले गई बीजेपी। जब कोई पसंद ही नहीं कर रहा, सब कुछ खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे ही ले गई। वही तो मैं बोल रहा हूँ विपिन जी, तृणमूल कांग्रेस का वोट था 40%, 1% भी घाटा नहीं हुआ, 43%। नहीं, वो छोड़ दीजिए, बीजेपी का बताइए। अगर वो सब खराब कर रहे हैं तो फिर कैसे ले गए? बता रहा हूँ, एक मिनट बता रहा हूँ। जब यहाँ पर सीपीएम और हर्षवर्धन जी को मालूम होगा, सीपीएम जब यहाँ पर राज करते थे ना, तब भी ऑपोजिशन का वोट 39%, 40% रहते ही थे कांग्रेस का। आप देख लेना, ये पुराना इतिहास है यहाँ का। ये अभी बीजेपी डेफिनेटली यहाँ पर मेन ऑपोजिशन पार्टी है। नहीं, इतिहास को छोड़ दीजिए, लेकिन कोई किसी को वोट तो तभी देगा ना जब वो कुछ करेगा। 40% रहती है, ये पहली बार नहीं हुआ। लेकिन अगर तृणमूल कांग्रेस का वोट कम होता था, तब हम लोग को चिंता करने का विषय होता। तृणमूल कांग्रेस का वोट कम नहीं हुआ, उसका वोट भी इतना पैसा डालने के बाद, इतना इसका खिलाफ। तो फिर प्रशांत किशोर की जरूरत क्यों पड़ रही है? फिर प्रशांत किशोर की क्यों जरूरत पड़ रही है तृणमूल को? आप पार्टी के अंदर ही दिक्कत हो रही है। जैसे मोदी जी को एक बार जरूरत पड़ा, प्रशांत किशोर को हम लोग को पड़ा, ऐसा फर्क नहीं है। मोदी जी को पड़ा था ना प्रशांत किशोर का, वो छोड़िए, आज मैं पूछ रहा हूँ कि इनकी क्यों जरूरत पड़ रही है। अगर मोदी जी का बात आएगा तो छोड़ूंगा, और हमारा बात आएगा तो मैं उसको नहीं, वो नहीं कह रहा। तो आप आज के संदर्भ में बात कीजिए, वॉट अबाउटरी करने से कुछ नहीं होगा। नहीं, वही बोल रहा हूँ, बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी, बेगम ममता बनर्जी जमात का मुंह है। ममता बनर्जी का भी कौन सा मुंह रुकता है? वो भी तो कुछ भी बोलती है। जो कल उन्होंने नड्डा जी को बोला, वो मुख्यमंत्री है बंगाल की, बोलना चाहिए उनको ऐसा। बैठे बीजेपी प्रवक्ता ने किया, ये शाकचुन्नी है, ये बोला था, ये जमात का दलाल है, ये पाकिस्तान का चोर है, ये बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। ये भाषा कोई चुने वाले चुप 7 बार का चुने वाले कोई एमपी में बोलता है क्या? ये लोग कौन सा भाषा ममता बनर्जी के खिलाफ बोलते हैं, पता है आपको? आप ममता बनर्जी के खिलाफ बोलना बंद कीजिए। देखिए, ममता बनर्जी के खिलाफ किसने क्या बोला, लेकिन वो इतना मायने नहीं रखता जितना ममता बनर्जी वो मुख्यमंत्री हैं, वो पार्टी की अध्यक्ष हैं, उनसे पूरा एग्जाम्पल सेट होता है। फिर हम ये सवाल पूछेंगे कि उनको किसी ने क्या कहा, और अगर उनको किसी ने गलत बोला है तो गलत से गलत का जवाब देंगी। तुम पत्थर मारोगे और मैं सिर्फ डॉक्टर के पास जाके उसमें दवाई लगाएंगे क्या? नहीं तो फिर ऐसा नहीं, लेकिन आप कहां बैठे हैं वो भी तो देखेंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये बताइए कि क्या ममता बनर्जी को बंगाल में अपनी जमीन खिसकती हुई लग रही है? ये भी दिमाग में रखना चाहिए पहले बीजेपी वाले को। आपसे सुभाष चंद्र रविन्द्रनाथ का नहीं, खुदीराम बोलो, चाकी का बात कीजिए। ये जरा तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता को शांत कराइए तो मैं बोलूं। जी सोमनाथ जी, हो गया सर। सोमनाथ जी, फिर आता हूं आपके पास। हर्षवर्धन, आप शांत कराइए तो मैं बोलूं। जी बोलेंगे आप, बोलने का बाकी क्या रखा आपको तो पता ही नहीं है बंगाल के बारे में। पहले तो अच्छा है कि हम लोग ये बात कर रहे हैं, और उसमें आशुतोष जी ने वो विषय ले आया जो बड़ा जरूरी था, और राष्ट्रीय टेलीविजन पर ये सब दर्शकों को देखना समझना चाहिए। बड़ा अच्छा समय चल रहा है। आशुतोष जी ने कहा कि दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के ऊपर हमला हुआ और उसकी चर्चा देश में नहीं हो रही है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला हुआ और उसकी चर्चा हो रही है। उन्होंने अगली लाइन जोड़ी कि अमित शाह के पास ही तो दिल्ली की पुलिस है, और वो बोलते बोलते एक जगह बोल गए
कि गुजरात में टीएमसी के कार्यकर्ता अगर कुछ गड़बड़ करते हैं तो उसकी निंदा होनी चाहिए। तो ठीक है, ये दिल दिमाग पर इस तरह से गुजरात चढ़ा हुआ है राजनीतिक विश्लेषकों के और पत्रकारों के, तो ये बड़ा अच्छा है। लेकिन अब चलिए ये बात करते हैं, खुलकर बात होना ज्यादा अच्छा है। जो वीडियो आया है जिसको आतिशी मारलेना ने अपनी ट्विटर टाइमलाइन पर रखा हुआ है, जिसमें 12/7/2020 सोमवार मंडे 12 बजकर कुछ मिनट लिखा हुआ है। अगर हम उसको अलग अलग फॉर्मेट से देखें तो वो 12 जुलाई होगा या 7 दिसंबर होगा। सोमवार है तो वो 7 दिसंबर ही है, क्योंकि 12 जुलाई को रविवार था 2020 की बात करें। इसका मतलब कि उस वीडियो में कहीं कुछ गड़बड़ है। अब गड़बड़ क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ये समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्यों बंगाल की हिंसा को जल्दी से कवर अप करने की कोशिश होती थी। पहले वामपंथी पत्र क्या है कि अब उस विचारधारा से आगे मामला बढ़ गया है। चलो ठीक है, वामपंथी न सही तो भाजपा ही ना आने पाए। ये बड़ा विचित्र है। मतलब इस देश में पत्रकारिता का ये आलम हो गया है, इतना गड़बड़ हो गया है। 7 दिसंबर के वीडियो को 3 दिन की चर्चा के बाद, जिस दिन जेपी नड्डा पर हमला हुआ बंगाल में, और उस हमले को सामान्य प्रदर्शन से जोड़कर पिछले 24 घंटे से प्रोपागेंडा किया गया। और मैं कह रहा हूं कि अगर मनीष सिसोदिया के ऊपर या अरविंद जी को दिल्ली की पुलिस ने रोक दिया तो इस पर बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। किसी भी घटना पर चर्चा से रुकना नहीं चाहिए। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं कि सैकड़ों कार्यकर्ता जहां मार दिए जाएं, जहां लगातार वामपंथी शासन से लेकर और 2011 के बाद दोबारा चुने जाने के बाद भी ममता के राज में राजनीतिक हत्याएं हों, उसको आप धरना प्रदर्शन से जोड़ेंगे। उसके तुलना का तरीका आप देख लीजिए। और मैं कहता हूं कि अगर आपको यह तरीका और देखना है तो जब आप कह रहे हैं कि गुजरात में राहुल गांधी जी के ऊपर भी पत्थर चले, तो जरा उसकी भी सूची निकाल लीजिए कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। गुजरात मॉडल पे बहस बड़ी अच्छी लगती है तथाकथित सेकुलर ब्रिगेड को। तो आप तय करिए कि गुजरात में उस तरह की कितनी हत्याएं हुई जितनी नरसंहार बंगाल में लगातार राजनीतिक कुसंस्कृति के दौरान होता रहा। या कहिए एक एक सूची में बताना शुरू करूं। और नंदीग्राम और सिंगूर में क्या हुआ कि कारोबारी बंगाल जाने से डरने लगा। यही ममता बनर्जी पिट के विधानसभा पहुंची थी, उन्हीं वामपंथी गुंडों ने मारा था। मैं इस कुसंस्कृति पर बात करना चाह रहा हूं कि जो हत्या, दंगा, मारकाट, और अगर बूथ पूरा लूट लेना तो आपने नहीं सुना होगा, बिल्डिंग में ताला लगा दिया जाता है। ये बंगाल की जो संस्कृति है, इसकी बात करने की जरूरत है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अलग सवर्ण राय भी आना चाहते हैं, लेकिन पहले आशुतोष से जवाब लेंगे। आशुतोष, ये प्रश्न मेरा भी है कि क्या हम चीजों की तुलना ऐसे कर सकते हैं? विपिन जी, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या मनीष सिसोदिया के घर पे हमला भी हुआ या हमला नहीं हुआ, पहले ये स्पष्ट कर दीजिए। क्योंकि ये जो हर्षवर्धन जी के ऊपर आपने लिखा ना, वरिष्ठ पत्रकार, मुझे तो लगता है कि इन्होंने अखबार पढ़ना बंद कर दिया, टीवी देखना बंद कर दिया। सारे अखबार, सारे टीवी वाले में सिर्फ झूठी बोल रहे हैं और दिल्ली पुलिस भी झूठ बोल रही है। तो अब इस पे क्या बहस की जाए। मैं तो इतनी सी बात कहता हूं कि मैं इस बात का बड़ा धन्यवाद अदा करता हूं कि कम से कम मैं कम्युनल ब्रिगेड का हिस्सा नहीं हूं। मैं बड़े गर्व के साथ सेकुलर ब्रिगेड का हिस्सा हूं। बड़े गर्व के साथ मैं कहता हूं, मैं इस देश की सेकुलर संस्कृति का, सेकुलर ब्रिगेड का हिस्सा हूं। मैं कम्युनल ब्रिगेड का हिस्सा नहीं हूं। मैं कम्युनल नहीं हूं। जो कम्युनल है वो अपने गिरेबान में झांक कर देखे और सवाल पूछे कि जो आंखों के सामने दिख रहा है उसके बारे में भी कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा है। अब इस पर मैं हंस सकता हूं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो यही आपसे गुजारिश करूंगा, कृपया नाम के ऊपर वरिष्ठ पत्रकार लिखा है उसको सार्थक करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बात जो है, अब ये गुजरात के अंदर अगर राहुल गांधी जो कि एसपीजी प्रोटेक्टी है, उनके ऊपर हमला हो तो चर्चा पे नहीं होनी चाहिए। मनीष सिसोदिया के अंदर हो तो उसको आप कह दीजिए वो तो प्रोपेगेंडा है, वो तो झूठ है और उसके ऊपर तो बहस नहीं होनी चाहिए। वो वामपंथियों की एक प्रोपेगेंडा है। लेकिन बंगाल के अंदर हुई है तो कहीं 127 जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए। जरा लिस्ट निकाल लीजिए और पता चल जाएगा कितने बीजेपी के मरे, कितने टीएमसी के मरे। हिंसा कहीं भी हो, चाहे वो केरला के कुन्नूर इलाके में हो जहां आरएसएस के लोगों के ऊपर वामपंथी हिंसा करते हैं, वहां मृत्यु होती है, वहां हत्याएं होती हैं, वो भी गलत है। और चाहे बंगाल के अंदर हिंसा हो, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता मरता है, चाहे वो टीएमसी का कार्यकर्ता मरता है, वो भी गलत। वो हिंदुस्तान में हो रहा है। और अगर आज के सिविलाइज सोसाइटी में अगर हिंसा
को अगर आप एक तरफा हिंसा को जस्टिफाई करेंगे, दूसरी तरफ की हिंसा को आप सही ठहराएंगे। आप दिलीप घोष की बात की भाषा जो है वो कोई एक सभ्य पॉलिटिशियन की भाषा है? क्या एक सभ्य नागरिक की भाषा है जिस भाषा का इस्तेमाल वो करते हैं? क्या इसको हम सैंक्टिफाई करेंगे? क्या इसको हम जस्टिफाई करेंगे या नहीं करेंगे? ये बहुत अच्छा है कि आप टीएमसी की भाषा पे आपको आपत्ति होती है, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए लोगों की भाषा भी अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा किसको जर्सी गाय बोला गया, किसको हाइब्रिड बच्चा बोला गया, किसके बारे में कहा गया कि 5-25 ये, और किसके बारे में कहा गया इतने करोड़ की गर्लफ्रेंड, किसके बारे में कहा गया। तो जरा एक तरफा बातचीत ना हो तो अच्छा है। हम सब लोग हमाम में बराबर के नंगे हैं और किसी एक को सर्टिफाई कर देना और बाकी लोगों को खारिज कर देना, यही लिए मैं कहता हूं यह नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है पश्चिम बंगाल के बारे में कि पश्चिम बंगाल जो है वहां तो सब ध्वस्त हो चुका है। जी आशुतोष, कुछ और बोलना चाहेंगे? हो गई बात आपकी पूरी? नहीं, मैंने अपनी बात कर दी। मैं तो इतनी सी बात कहूंगा कि अपने मित्र हर्षवर्धन जी को कि भाई थोड़ी तो पत्रकारिता बचाए रखिए, अन्यथा जो मनीष सिसोदिया के घर पे हमला होता है और आप उसको प्रोपेगेंडा और फिक्शनल बता देते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। तो खैर हर्षवर्धन जी के अपने विचार होंगे, लेकिन आशुतोष जी जब मनीष सिसोदिया के घर पे हमला हुआ तो उसकी भी चर्चा हुई है राहुल गांधी पर। जो मनीष सिसोदिया के घर पे हमला हुआ जी विपिन जी 30 सेकंड। विपिन जी मैं आपसे पूछता हूं, मनीष सिसोदिया के घर पे हमला हुआ, आप इस बात से सहमत है सहमत नहीं है? ठीक है हाँ बोल ले पहले, फिर मैं बोलता हूं। नहीं 30 सेकंड सिर्फ मुझे दीजिए, मैं अभी साफ कर देता हूं। 30 सेकंड। जी हैं, बोलिए। अब क्या साफ करेंगे? मैं बोलूं आपका विपिन जी? कैरेक्टर साफ हो गया यहाँ पर। आप जहां पर देख रहा था 51 किलोमीटर ये जो में 6 जगह। ठीक है सिंगर है सब, एक मिनट बोलने दीजिए, वीडियो रिकॉर्ड बोलने दीजिए। सवाल पूछ रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं कि मनीष सिसोदिया के घर पे हमला हुआ या नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि मनीष सिसोदिया के घर पे जो प्रदर्शन, जो हमला, जो भी हुआ, अगर वो वीडियो ठीक कह रहा है तो वो 7 दिसंबर का हो सकता है। तो 3 दिन क्यों लग गए मनीष सिसोदिया को ये बताने में कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ? ये क्यों कहा गया? क्योंकि ये लगा कि आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर सचमुच जानलेवा हमला हुआ है। और वहां जो पत्रकार गए थे कवरेज में, आप मत बात कीजिए, मुझे नहीं समझ में आता कि आशुतोष जी अखबार पढ़ने के अलावा पत्रकारों से बात करने लगे हैं कि अब छोड़ दिया है सब कुछ। उन्होंने मुझे यह भी कह दिया कि पत्रकारिता थोड़ी बचाइए। यही संकट है, यही संकट है। जब तक आप चाहेंगे, जिसको आप चाहेंगे उसको मानेंगे पत्रकार, उसके अलावा पत्रकार नहीं है। अरे आपको क्या लगता है? आपसे ज्यादा प्रामाणिकता के साथ पत्रकारिता करते हुए आया हूं। मैं टीवी का संपादक नहीं रहा कि मेरे अंदर कोई गिल्ट होगी। मैं नहीं रहा कि मुझे ये चिंता हो कि मैंने अपने रहते सब बर्बाद किया और बाद में मैं दूसरों को भाषण दूंगा। मैंने नहीं किया है। मैं जितना किया आज तक कोई उंगली नहीं उठा सकता। आपको तो खुद गिल्ट करना पड़ता है। चैनल नहीं, आप दोनों ही हमारे पैनल के वरिष्ठ संपादक हैं। बातचीत की बात अलग है, मुद्दों की बात अलग है, टकराव की बात अलग है, विचारधारा की बात अलग हो सकती है, लेकिन आप दोनों ही यहाँ पर बोलना पड़ेगा। सम्मानीय पत्रकार हैं। आशुतोष जी 30 सेकंड, फिर मुझे ब्रेक लेना है। जी बोल दीजिए। नहीं निजी टिप्पणी मुझे बोलना पड़ेगा। देखिए मनीष सिसोदिया के घर पे हमला हुआ, पहले तो जो बात कह रहे थे उसको हटा दिया उन्होंने कि पहले 7 दिन, अब कम से कम ये तो मान लिया कि 3 दिन या 4 दिन पहले हुआ। अब आपत्ति इस बात पे कि आज क्यों हुआ? हकीकत ये है किसी दिल्ली के एक पत्रकार को फोन करके, हाँ उन्होंने पहले भी यही कहा था। उन्होंने पहले सिर्फ उन्होंने कहा था कि इसमें अंतर है, कहा पहले भी उन्होंने यही था। करके ही छापते हैं, वो ऐसे नहीं छापते कि पुरानी खबर को आज ले आते। तो ये बाकी उनकी जो व्यक्तिगत टिप्पणी में उसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। नहीं पर आशुतोष जी देखिए निष्पक्ष रूप से मैं बात साफ कर दूं कि उन्होंने पहले भी ये नहीं कहा था कि हमला नहीं हुआ है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जो वीडियो आया है उसमें प्रॉब्लम लगती है। पत्रकारिता की राजनीति नहीं करनी है। नहीं वो इसके बहाने। चलिए सर पहली बात तो उन्होंने ये मान लिया कि कम से कम इस तरीके की कोई घटना हो, पहले तो मान नहीं रहे थे। ठीक है चलिए लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल जो मैंने उठाया था उसका उत्तर कोई नहीं दे पाया कि क्या ममता बनर्जी को अपनी जमीन खिसकती हुई लग रही है पश्चिम बंगाल में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो समरना राय साहब के पास चलेंगे, उनसे सवाल उठाएंगे और बाकी मेहमानों से भी पूछेंगे कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। आगे चुनाव है ना, बाकी तो ऐसा है नहीं कि एक दूसरे से लड़ने में शायद मजा आ रहा होगा बेवजह में। कोई बड़ा कारण है, चुनाव है, उसके समीकरण क्या बन रहे हैं, क्या सोचा जा रहा है, क्यों ये सब किया जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद चर्चा। तो
आवाज अड्डा में बात हो रही है आज की, बंगाल में बवाल क्यों। ताजा मामला है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर बंगाल में हमला हुआ। बीजेपी कह रही है कि ये टीएमसी की तरफ से किया गया। वहां टीएमसी के कार्यकर्ता थे हाथ में झंडे लिए हुए, लेकिन टीएमसी का कहना है कि यह बीजेपी का नाटक है। और कमेंट्स भी आए हैं ममता बनर्जी के इस पर कि किस तरीके से बीजेपी नाटक करके अपने पक्ष में चीजों को दिखाना चाहती है। तो चर्चा यहां जारी है, काफी गर्मागर्म चर्चा ब्रेक से पहले चल रही थी। अब इसे आगे बढ़ाते हैं। सवर्णा राय साहब, जो एक प्रश्न मैंने पूछा था कि 2019 के चुनाव और फिर उसमें बीजेपी को एक बड़ी सफलता, तो क्या उसके बाद से ममता बनर्जी के अंदर या टीएमसी के अंदर एक डर है कि कहीं इस बार 10 साल के बाद अब बंगाल में उनकी जमीन खिसक ना जाए? देखिए, मुझे 2-3 फैक्ट्स को सामने लाने दीजिए जी। मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। हम लोग बात कर रहे थे 2019 में जो बीजेपी के 22.25% वोट की बढ़त हुई, उसका मेन रीजन 2 है। 2018 में पंचायत इलेक्शन में जिस तरह का वायलेंस टीएमसी ने किया था और करके जो 75 से 80% वोट शेयर लिया था, उसके विरुद्ध में और जो पंचायतों में और ग्रामांचलों में और मोफुसिल टाउन्स में टीएमसी ने सीपीआईएम के कार्डर्स पे बहुत बड़ा वायलेंस किया था, उसके कारण से लोग बहुत नाराज थे तृणमूल कांग्रेस के ऊपर। उसके कारण क्या हुआ, देखिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का दोनों मिला के 21% वोट कम हो गया और उस 21% में से स्विंग हुआ भारतीय जनता पार्टी की तरफ, क्योंकि लोगों ने सोचा कि इस पार्टी में डिसिप्लिन है, नया पार्टी है बंगाल के लिए, तो कुछ ना कुछ हमारे लिए चेंज आएगा। और भारतीय जनता पार्टी के पास ये जरूर है कि मसल पावर भी है और पैसा भी है। तो दिस इज द मेन रीजन, दीज आर द 2 मेन रीजंस व्हाई द 2019 general elections, parliament elections were so important. But it is also true that because you see, I am not मैं किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन यह जरूर जानता हूं कि तृणमूल कांग्रेस में आज की तारीख में लोग पार्टी के अंदर बहुत नाराज इसलिए भी हैं कि ममता बनर्जी का बेहद सपोर्ट है उनके भतीजे के ऊपर, अभिषेक बनर्जी के ऊपर। लॉट ऑफ सीजन्ड ग्रासरूट पॉलिटिशियंस आर अगेंस्ट ममता बनर्जीज ब्लाइंड हेडेड सपोर्ट ऑफ अभिषेक बनर्जी, हु इज नॉट अ ग्रासरूट पॉलिटिशियन। तो इसके चलते भी, जैसे अभी शुभेंदु का मामला उठा था कुछ दिन पहले, तो ये इसी के कारण है जो भी सामने आ रहा हो। लेकिन अगर आप मेरे को पूछेंगे बिटवीन टीएमसी एंड बीजेपी, देखिए बीजेपी बेसिकली एक रिग्रेसिव उत्तर भारतीय पार्टी है जो बंगाल के कल्चर में कभी भी फिट नहीं होगा। और इसके लिए मैं तो चाहूंगा कि बीजेपी नहीं आए बंगाल में, लेकिन यह जरूर है कि मैं टीएमसी का सपोर्टर नहीं हूं, ना ही मैं लेफ्ट का सपोर्टर हूं, क्योंकि लेफ्ट के जमाने में भी जो लेफ्टिस्ट वायलेंस होता था उसके अगेंस्ट में भी मैंने हर समय बात रखी। लेकिन क्या है कि आज बंगाल में मतलब बिटवीन रेड पॉइजन, मतलब यू आर बिटवीन, ठीक है, आपने अच्छा विश्लेषण किया। बस ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि क्यों एक उत्तर भारत की पार्टी जाके बंगाल में फिट नहीं हो सकती। देखिए यहाँ तो काम करने वाली बात है। देखिए बंगाल का कल्चर बड़ा डिफरेंट है, बंगाल का कल्चर बड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? मतलब वी आर अ पीस लविंग स्टेट। जिस तरह से माहौल बिगड़ा है, देखिए जी आ रहा हूं। नहीं तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने आके माहौल बिगाड़ दिया? नहीं, माहौल सिर्फ इन्होंने नहीं बिगाड़ा, माहौल बिगाड़ा है लेफ्टिस्ट ने भी, माहौल टीएमसी ने भी बिगाड़ा है। लेकिन जिस तरह से आज एक लंबा नैरेटिव खींचा जा रहा है, देखिए सेंटर में बीजेपी है तो इसके चलते बीजेपी का बहुत ज्यादा पावर है। वो अगर इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, बट आवर चीफ सेक्रेटरी, अगर इतना ही पावर है और उससे सब हो जाएगा तो उन्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है बंगाल के अंदर?
क्यों आना है नड्डा जी को और काफिला निकालना और पत्थर खाना है? हो जाएगा फिर, पावर है तो। मेहनत कर रहे हैं ना, और आपने ही शुरू में बोला था कि धीरे धीरे ग्रास रूट लेवल पे काम किया। बीजेपी मेहनत नहीं कर रही है। देखिए, किसी भी पार्टी को आने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। वो तो ममता बनर्जी ने भी ज्योति बासु का लाठी, काडर्स का, तो फिर लोगों पे छोड़ा जाए कि वो किसको चुनेंगे, फिर चिंता क्यों करनी है? एक समय था जब तृणमूल कांग्रेस को 2 सीट मिला था और हम लोग हंसते थे कि ये लोग कभी भी पावर में नहीं आ सकते, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने करके दिखाया, ममता बनर्जी ने करके दिखाया। तो जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज आज बीजेपी के पास है, बीइंग इन सेंटर, वो ना तो तृणमूल के पास थी, ना लेफ्टिस्ट के पास थी, लेकिन ये जरूर चलिए, मैं ठीक है, मैं गोपाल जी के पास जाता हूं। गोपाल जी, अभी इस समय आपके पास पार्टी में सिर्फ विधायक के तौर पे देखे जाएं तो 3 विधायक हैं। ठीक है, 2019 में बड़ी सफलता आपको हाथ आई, लेकिन अब दावा यह आ रहा आपकी पार्टी की तरफ से कि 294 में से 200 सीटें आप लेकर आएंगे। इस दावे के पीछे क्या आपका कॉन्फिडेंस है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल की जनता अब इस हिंसा से तंग आ चुकी है, त्रस्त हो चुकी है। जैसे सवर्णा जी ने कहा कि मैं इनकी इस बात से बिल्कुल वाकिफ नहीं रखता कि बंगाल पीसफुल है। बंगाल इंटेलेक्चुअल जरूर है, लेकिन आज कई वर्षों से कम्युनिस्ट और उसके बाद टीएमसी ने उसको पूरी तरह से हिंसात्मक बना दिया है। सवर्णा जी, मैंने आपको बोलने दिया, आप बीच में मत बोलिए। 7% देखिए, आपके बीच में मैंने नहीं बोला। आप अपनी एकेडमिक एनालिसिस अपने पास रखिए, सुन लिया हमने। ठीक है, दूसरी महत्व, सवर्णा जी बोलने दीजिए, सवर्णा जी बोलने दीजिए, गोपाल जी को बोलने दीजिए। देखिए, आज कोई भी नहीं कह सकता कि बंगाल की राजनीति पीसफुल है। ममता बनर्जी ने भी संघर्ष और हिंसा के बीच में ही वहां पे सफलता प्राप्त की थी, और उसको अब जब कम्युनिस्ट ने उनके ऊपर अनलीश किया था हिंसा, जब उन्हें लगा कि कम्युनिस्ट लोग यहां से जाने वाले और ममता आने वाली है, तो उसकी विक्टिम ममता जी थी, और उस विक्टिमाइजेशन को भी हमने देखा। तो जो विक्टिमाइजेशन ममता ने सहन किया, उसी तरह की हिंसा वो अब जाने के समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे कर रही है। इसके बारे में हम बहुत आश्वस्त हैं, इसलिए हम जीतेंगे। दूसरी बात, ममता जो पश्चिम बंगाल है वो इंटेलेक्चुअल लोगों की, विवेकानंद जी है, रविन्द्रनाथ ठाकुर है, बड़े बड़े क्रांतिकारी वहां पे हुए, प्रखर राष्ट्रवाद वहां के खून में है, लेकिन कम्युनिस्ट और ममता ने उसको हिंसा में परिवर्तित कर दिया, और अब समय आ गया, वहां की जनता प्रखर राष्ट्रवाद पे जाने को तैयार है। और हम आज पूरे देश में प्रखर राष्ट्रवाद और के लिए खड़ा कोई है तो वह आइडेंटिफाई भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। यह दूसरा हमारा विश्वास है। तीसरा जो है, डिविजिव पॉलिटिक्स को अगर देखें, मुस्लिम तुष्टीकरण, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, उससे पूरा देश अब त्रस्त हो चुका है। उसके कारण जो कांग्रेस ने, कम्युनिस्ट ने और जो रीजनल पार्टीज ने एक वोट बैंक बनाने का माइनॉरिटी को किया था, उससे भी त्रस्त हो गया। तो ये तीनों कंडीशन, और हम सुवर्णा जी हमें बोलने दीजिए, आ रहा हूं सोमनाथ जी, आ रहा हूं, रुकिए, आप बोलिएगा अपनी चांस पे। तो फिर मैंने जो ये 3 महत्वपूर्ण बात की है, मुस्लिम माइनॉरिटी अपीजमेंट से देश त्रस्त हो चुका है, प्रखर राष्ट्रवाद के लिए बंगाल भी तैयार है, भारत में भारतीय जनता पार्टी उसके लिए जानी जाती है, और हिंसा के खिलाफ हम लोग मजबूती से संघर्ष करने वाले हैं। ठीक है सर, ममता से डरने वाले हैं, ठीक है, भूल जाएंगे कि हम ये हिंसा से हम डरने जाएंगे। हमने 70 साल 65 साल संघर्ष किए, इमरजेंसी में भी किए, और कम्युनिस्ट का बंगाल में, त्रिपुरा में। ठीक है गोपाल जी, तो आप पूरे कॉन्फिडेंट हैं? ठीक है, ठीक है, आप पूरे कॉन्फिडेंट है। मेरे पास समय कम रह गया तो मैं क्विकली जवाब लूंगा। सोमनाथ सिंघारा, क्विकली बताइएगा, आप बात रखना चाह रहे थे और मैं यही चीज आपके पास भी लेकर आ रहा हूं कि तृणमूल में घबराहट दिख रही है। नहीं, मैं गोपाल कृष्णा जी का बात में, आप घबराएंगे कैसे? गांधी जी का खून आपका हाथ में रंगा हुआ है। 2002 में दंगा में गुजरात का, अब उनका छोड़िए, अपना बताइए, उनका छोड़ दीजिए, मैं बात तृणमूल की कर रहा हूं। क्यों डरेंगे आप? क्यों डरेंगे? नहीं, मैं डरने का बात नहीं कर रहा हूं। छोड़ दीजिए ना उनकी बात, उन्होंने अपनी बात रख दी, अब इतना समय नहीं है। वो लोग कैसे डरेंगे? इतना उसका बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, एक मिनट विपिन जी, एक मिनट, मैं सिर्फ एक ही बात करना चाहता हूं। अभी बंगाल में ये लोग राम मंदिर का बात नहीं करेंगे, ये लोग पाकिस्तान का बात नहीं करेंगे, ये लोग
नोटबंदी का अरे बात राम नहीं मंदिर करेंगे, बनाएंगे जीएसटी का हम। बात नहीं क्या करेंगे। उनको जो बात करनी है करने दीजिए, आप अपनी बात बताइए। इसको मालूम अरे है हमने यूपी इलेक्शन में सामने कह दिया राम मंदिर का बात राम मंदिर बनेगा यहाँ पे। पर बोलो क्या कह रहे हैं? यहाँ बंगाल में आएंगे राम तो मंदिर ये बनेगा। कहेंगे कि यहाँ पर CAA भी मिसाइल आएगा, मिसाइल CAA भी आएगा। हुई है। NRC भी लगेगा। मैं ये जरूर बोलूंगा गोपाल कि कृष्ण जी, बोलो आप क्या कह रहे हैं? आप कितना बका यहाँ पर बोल सिटीजनशिप किया मैंने अमेंडमेंट भी सुना। आएगा बंगाल में, आप चाहे और NRC भी लगेगा, राम मंदिर भी बनेगा। ठीक है गोपाल जी, हो गया। गोपाल जी एक बार इनकी बात सुन लेते हैं, समय मेरे पास कम रह गया। सोमनाथ जी अब आपका बताइए, वो क्या करेंगे मत गिनाइए, उनको छोड़ दीजिए। नहीं मैंने बोल दिया ना, खड़ा होता राम है मंदिर तो के लिए हम नाव खड़े हुए हैं, बनेगा। देवगढ़ कर रहे हैं वहाँ पर बैठे बैठे। अमेंडमेंट भी आएगा। आप जितने तब देवगढ़ किया मैंने सुना है कि नहीं? ठीक है सोमनाथ जी, सिर्फ सोमनाथ जी का ऑडियो। सोमनाथ जी बोलिए, फटाफट बोलिए, समय मेरे पास नहीं है अब। एक ही बात कहना चाहता हूं, बीजेपी यहां पर शांति व्यक्त करने का कोशिश कर रहा है, नहीं होगा। ममता बनर्जी का डेवलपमेंट, हिंदू मुस्लिम का रिलेशन, बंगाल में ममता बनर्जी जैसे रखा है ऐसे रहेंगे। यहां पर गांव का डेवलपमेंट, शहर का डेवलपमेंट, जो प्रोग्रेस हो रहा है बंगाल में, ये प्रोग्रेस ममता बनर्जी का नेतृत्व में 2021 में भी पावर में आएंगे। आप लोग लोकसभा का भूल जाइए, लोकसभा बिहार में 188 सीट में लीड था बीजेपी का, उसमें क्या हुआ 124 में आ गया, वो भी चिराग पासवान और मीम को हेल्प से। यहां पर भी ऐसा ही होगा, 18 सीट जीता है, लेकिन यहां पर आप 120 सीट में लीड था उस टाइम भी, और हमारा लीड था 160। ठीक है चलिए, अब समय कम रह गया मेरे पास। आशुतोष के पास में जा रहा हूं। आशुतोष, जो मेन सवाल है कि जिस तरह की घबराहट टीएमसी के अंदर दिख रही है, चाहे वो प्रशांत किशोर के आने से हो, क्योंकि कुछ नेताओं ने तो मुंह पे बोल दिया है कि हमें नहीं पसंद है, और क्या प्रशांत किशोर आके हमें राजनीति सिखाएंगे, या ममता का जो झुकाव है अपने भतीजे की तरफ, उस पर भी लोग नाराज हैं, और जो थोड़ी सी इनकम्बेंसी, थोड़ी नहीं ठीक ठाक हो सकती है, 10 साल का राज है, कि ये सब चीजें ममता बनर्जी के लिए हर्डल बनेंगी। विपिन, आपका सवाल बहुत बढ़िया है और मैं उसका जवाब थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से देना चाहता हूं। देखिए, आज की तारीख में बीजेपी चाहती है कि पश्चिम बंगाल की पूरी पॉलिटिक्स जो है वो बाइपोलर हो जाए। इस बाइपोलर में तभी होगा जब बीजेपी लगातार टीएमसी पर हमले करेगी और टीएमसी को एक्सपोज करने का काम करेगी। और लेकिन बीजेपी के साथ जो एक्स्ट्रा एग्रेशन है, उसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी का जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था तो 18% वोट मिला था और टीएमसी को 40% वोट मिला था, ठीक है। लेकिन 2016 में यह 18% घट के हो जाता है 10%, और टीएमसी का असेंबली पर वोट प्रतिशत बढ़ के हो जाता है 44%। 2019 में बीजेपी का वोट प्रतिशत जो 2016 में 10% था, वो बढ़ के हो जाता है 39%, और अगर आप पार्लियामेंट चुनाव से करेंगे तो 22% का इजाफा बीजेपी के वोट बैंक में होता है, और जो टीएमसी का है वो 43%, यानी टीएमसी कंसिस्टेंटली 40% प्लस उसको वोट मिलता है। बीजेपी को इस बात का डर है कि अगर मोदी मुद्दा बनेंगे तब तो ये 40% बीजेपी अपना वोट शेयर मेंटेन करके रखेगी, लेकिन जहां मोदी मुद्दा नहीं बनते हैं वहां बीजेपी का वोट शेयर घट जाता है। चाहे आप बिहार का उदाहरण ले लें, हरियाणा का उदाहरण ले लें, चाहे आप किसी और स्टेट का उदाहरण ले लें, जहां जहां असेंबली इलेक्शंस हुए हैं वहां बीजेपी का वोट प्रतिशत ड्रास्टिकली कम हुआ है। तो ये जो 8% की जो कमी दिखाई पड़ रही है, अगर वो 39% में अगर 8% कम कर देंगे तो बीजेपी 30-31% पर आएगी। बीजेपी की पूरी कोशिश ये है कि इसको आप ले जाके 40%। ठीक है, मेरा समय बिल्कुल समाप्त हो रहा है। जी हर्षवर्धन, एक एनालिसिस जो एक्स्ट्रा एग्रेशन है बीजेपी का, उसका सबसे हर्षवर्धन ममता को भी लगता है कि उनके साथ। ठीक है हर्षवर्धन, एक एनालिसिस शॉर्टली, बहुत छोटा सा, कि क्या बीजेपी अपने लक्ष्य को पा पाएगी? नहीं, मैं सिर्फ 30 सेकंड में जवाब दूंगा। एक तो ये कि बंगाल में अगर कोई भी ये कहेगा, कितना भी बड़ा बुद्धिजीवी पत्रकार कोई भी कहेगा कि भाजपा हिंसा करने जा रही, तो लोग हंसेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। दूसरा, 2007-8 से 2011 तक के बंगाल के राजनीतिक घटनाक्रम का अध्ययन, सुनना जी एक मिनट, 2018 से 21 में ठीक उसी की पुनरावृत्ति होती हुई दिख रही है। 2007-8 से 2011, 2017-18 से 2021 वही पुनरावृत्ति होती दिख रही है। आखिरी टिप्पणी है, समय कम है इसलिए इतने में। विपिन जी मेरे को 10 सेकेंड 30 सेकेंड मैं बात बोल सकता हूँ? 10 सेकेंड सोमनाथ जी रुकिए, उनको बात पूरी करने दीजिए। हर्षवर्धन, अरे क्या उसका बात तो सुन ही लिया, सबको मालूम ही पड़ गया वो लोग क्या बात करेंगे, उसका नया क्या है? अरे
विपिन जी इनको नहीं, कह ठीक दो है, मैंने सोमनाथ अपनी जी टिप्पणी को कर दी विपिन जी, क्योंकि मुझे चलिए ठीक है एक एनालिसिस लेना था। एक एनालिसिस देखिए कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, किसकी भाषा कैसी है, किसका संवाद कैसा है, किसने पत्थर मारा, किसने हत्या की, वो सब क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है ना कि चुनाव है आगे, तो उसी के समीकरण की तो बात अंत में करेंगे कि जो दो लक्ष्य लेकर दो पार्टियां चल रही हैं आखिर वो कहां पहुंचेंगी, उसके चुनाव के जो जोड़ घटाव हैं, जो गणित है, उसमें कहां फिट बैठेंगे। तो चलिए, चुनाव थोड़ा दूर है अभी, लेकिन उससे पहले जैसा हमने शुरू में कहा कि बंगाल की सियासत का पारा गर्म नहीं है, उबल रहा है। तो क्या आगे कुछ और हिंसात्मक घटनाएं देखने को मिलेंगी? ना हो तो बेहतर है, क्योंकि हिंसा से चुनाव और रक्तरंजित होते हैं, गंदे होते हैं, लेकिन उसका किसको कितना फायदा मिलता है इसका हिसाब शायद किसी के पास नहीं हो सकता। तो किन मुद्दों पर यह चुनाव आगे जाएगा और किन चीजों पर यहां हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे पार्टियों को, या फिर हम फिर हमले होते हुए देखेंगे, ये शायद थोड़े दिनों में और साफ होगा, क्योंकि ये बंगाल के चुनाव है। बहरहाल आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।